शाकोद्भिद के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जायांग या पिस्टिल, जिसे गायनोसियम कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग है जो एक या एक से अधिक इकाइयों, कार्पेल्स या अंडकों का बना होता है। प्रत्येक अंडक के नीचे का भाग फूला हुआ होता है जिसे ओवरी अथवा अंडाशय कहते हैं। इसके ऊपर, अंडाशय के ऊपर एक पतली नली के समान रचना वर्तिका या स्टाइल होती है और वर्तिका के ऊपर एक घुंडी के समान रचना वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाती है। अंडाशय के भीतर छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं बीजांड या दीर्घ बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं जिसे ओव्यूल्स या मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम, बीजांड या महाबीजाणुधानी की संरचना। प्रत्येक बीजांड अंडाशय में प्लेसेंटा अथवा बीजांडासन से एक पतले वृंत द्वारा जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत या फिनकिल कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ यह बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उस स्थान को नाभिका या हाइलम कहते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदुत्की कोशिकाओं, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है जिसे बीजांडकाय या न्यूक्लियस कहते हैं। यह एक या दो कवचों से ढका रहता है जिन्हें अध्यावरण या इंटुगमेंट्स कहते हैं। दो आवरण वाले बीजांड को बाइटेगमिक या द्वि आवरण युक्त तथा एक आवरण वाले बीजांड को एक अध्यावरणी या यूनिटेगमिक बीजांड कहते हैं। बीजांड के अग्र भाग पर, बीजांड के छोर पर आवरण अपूर्ण रहते हैं जिस कारण इस स्थान पर एक छोटा छिद्र बन जाता है जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांडकाय का आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं, इंटुगमेंट्स निकलते हैं, उसे निभाग या चैलेजा कहते हैं। बीजांडकाय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है जिसे भ्रूकोश या एम्ब्रियोसैक कहते हैं। एम्ब्रियोसैक में 8 केंद्रक पाए जाते हैं। एम्ब्रियोसैक में 3 कोशिकाएं निभाग या चैलेजा की ओर होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल्स कहते हैं और बीच में 2 स्वतंत्र ध्रुवी केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की ओर होती हैं। इनके मध्य की कोशिका को अंडकोशिका या एग सेल तथा इसके दोनों ओर की कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं या साइनर्जिड्स कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को संयुक्त रूप में अंड उपकरण या एग ऑपरेटस भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बीजांडों के प्रकार। बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड वृंत, माइक्रोपाइल, चैलेजा एवं फ्यूनिकल के आधार पर बीजांड निम्न 6 प्रकार के होते हैं: आर्थ्रोट्रापस, एनाट्रापस, हेमीट्रापस, कैम्पाइलोट्रापस, एम्फीट्रापस और सर्सिनोट्रापस प्रकार के ओव्यूल। आर्थ्रोट्रापस बीजांड सीधा होता है, एनाट्रापस उल्टा होता है। हेमीट्रापस में बीजांड के बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में होते हैं। कैम्पाइलोट्रापस बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है। एम्फीट्रापस बीजांड कैम्पाइलोट्रापस बीजांड से अधिक मुड़ा होता है और सर्सिनोट्रापस बीजांड में बीजांड वृंत बहुत लंबा होकर बीजांड को सभी ओर से घेर लेता है। इस प्रकार का बीजांड एक बार उल्टा होकर फिर सीधा हो जाता है। आर्थ्रोट्रापस बीजांड, इस प्रकार के बीजांड सीधे होते हैं अर्थात इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। उदाहरण के रूप में पॉलीगोनियम, रूमेक्स,
काली मिर्च या पाइपर नाइग्रम, जिम्नोस्पर्म्स या अनावृतबीजी पौधे जैसे साइकस पाइनस इत्यादि में। सेकेंड है एनाट्रापस बीजांड। इसमें बीजांड उल्टा होता है। ऐसा फ्यूनिकिल के अधिक वृद्धि के कारण होता है, जिससे माइक्रोपाइल नीचे की ओर और बीजांड वृंत के पास आ जाने से होता है। इस प्रकार सिर्फ बीजांड द्वार तथा निभाग ही एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मटर, सेम, चना, सरसों इत्यादि पौधे। लगभग 82% पौधों में एनाट्रापस बीजांड पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रापस ओव्यूल। एनाट्रापस ओव्यूल की संरचना में हम लोग देखेंगे माइक्रोपाइल नीचे की ओर और चैलेजा ऊपर की ओर होता है और बीच भाग में मुड़पोस पाया जाता है। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग हेमीट्रापस ओव्यूल। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। बीजांड वृंत बीजांड के मध्य में एक समकोण पर लगा होता है। एग्जाम्पल के रूप में रेननकुलस फैमिली के पौधे। चौथा है कंपाइलोट्रापस ओव्यूल्स। इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते। एग्जाम्पल के रूप में चिनोपोडियसी, चिनोपोडियम जिसे आप बथुआ कहते हैं, कैप्रेसी फैमिली के पौधे। पांचवा है एम्फीट्रापस ओव्यूल। इस प्रकार के बीजांड कैम्पाइलोट्रापस से अधिक मुड़े हुए होते हैं और भ्रूकोष या एम्ब्रियोसैक घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। उदाहरण में ब्यूटोमिएसी और एलिसमेसी कुल के पौधे। छठवां है सर्सिनोट्रापस बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत बहुत लंबा होकर बीजांड को सभी ओर से घेरे रहता है। इस प्रकार का बीजांड एक बार उल्टा होकर फिर से सीधा हो जाता है, क्योंकि बीजांडकाय अपने वृंत पर 360 अंश के कोण पर घूम जाता है। एग्जाम्पल के रूप में नागफनी और कैक्टेसी कुल के पौधे जो कांटे वाले पौधे होते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन। दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के बाद महाबीजाणुओं या मेगा स्पोर्स के बढ़ने की क्रिया को ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं या दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड का या न्यूक्लियस की एक कोशिका अधस्तरी कोशिका हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इसे प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका या प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। यह कोशिका परिणत विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होकर बाहरी भित्ति कोशिका पैराइटल सेल्स और भीतरी बीजाणुजनक कोशिका स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। भित्ति कोशिका एक दो बार विभाजित होती है या बिना विभाजन के रह जाती है, लेकिन बीजाणुजनक कोशिका में विभाजन नहीं होता। यह दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करने लगती है। दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका में अब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित दीर्घ बीजाणु या मेगा स्पोर बन जाते हैं, जो लंबवत चतुष्क या लीनियर टेट्राड के रूप में या टी आकार में विन्यासित रहते हैं। इन 4 मेगा स्पोर्स में से प्रायः सबसे नीचे निभाग या चैलेजा की ओर का दीर्घ बीजाणु क्रियाशील हो जाता है और शेष 3 अक्रियाशील दीर्घ बीजाणु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। दीर्घ बीजाणु जनन को चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्किस्पोरियल सेल, जो अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, कुछ बड़ी हो जाती है। यह विभाजित होकर के 2 कोशिका बनाती है, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर से 3 नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, जिसमें बाद में कई विभाजन होते हैं। इसका केंद्रक विभाजित होकर 2 भागों में, फिर दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं,
फिर दोनों विभाजित होकर 4-4 अर्थात कुल 8 केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट भ्रूणकोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद। फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। क्रियाशील बीजाणु का आकार बढ़ जाता है जो अगुणित होता है, हेप्लॉइड होता है। यह बीजांडाकार या न्यूक्लियस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। अब बीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। दोनों केंद्रक दोनों पोल्स या ध्रुवों की ओर बढ़ जाते हैं। दोनों में से एक केंद्रक बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की ओर तथा दूसरा केंद्रक निभाग या चैलजा की ओर पहुंच जाता है। दोनों केंद्रकों में प्रथम व द्वितीय समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन के बाद दोनों ध्रुवों की ओर माइक्रोपाइलर एंड व चैलजल एंड की ओर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। इस प्रकार एम्ब्रियो सैक में कुल 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। आगे की प्रक्रिया में बीजांड द्वार की ओर से एक केंद्रक तथा निभाग की ओर से एक केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में चले जाते हैं। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n कहलाते हैं। बीजांड द्वार की ओर के बचे 3 केंद्रक के बीच भित्ति निर्माण हो जाती है, जिसके कारण अंड उपकरण बन जाते हैं। एग apparatus बनते हैं। एग apparatus में मध्य में एक बड़ी अंड कोशिका एग सेल या फीमेल गैमेट्स कहलाती है। इसके दोनों ओर की 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स कहते हैं। ये कोशिकाएं निषेचन के समय परागनली का पथ प्रदर्शन करती हैं। इसी प्रकार निभाग की ओर के 3 केंद्रक 3 प्राथमिक कोशिकाएं या एंटीपोडल्स सेल बना लेती हैं। इनका कोई कार्य अभी तक निश्चित नहीं होता। ये कोशिकाएं बाद में नष्ट हो जाती हैं। विकसित होता हुआ भ्रूणकोश प्रायः बीजांडकाय या न्यूक्लियस पर पोषण के लिए निर्भर रहता है। इस प्रकार एम्ब्रियो सैक एक मेगास्पोर से विकसित होता है। इसे एक बीजाणु या मोनोस्पोरिक कहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। परागकण वर्तिकाग्र पर उपस्थित सक्रिय तरल पदार्थ ग्लूकोज युक्त तरल पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाते हैं और अपना अंकुरण या जर्मिनेशन प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले अंतःचोल या इंटाइन वाल वाह्यचोल में स्थित किसी एक जनन छिद्र एक जर्म पोर से एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। इसे परागनली या पॉलन ट्यूब कहते हैं। अधिकांश पौधों में एक परागनली का ही निर्माण होता है, परंतु कुछ पौधों में एक से अधिक पॉलन ट्यूब भी बनती है। एग्जाम्पल ग्रुप में मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों में कई परागनलिकाएं बनती हैं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। परागनली का बीजांड में प्रवेश। परागनली वर्तिका अथवा स्टाइल में से होती हुई शीघ्र ही बीजांड के बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल के समीप पहुंच जाती है। इसी बीच परागनली में स्थित जनन कोशिका जनरेटिव सेल्स विभाजित होकर 2 नर युग्मक 2 मेल गैमीट या स्पर्म बना लेते हैं। परागनली अब बीजांड द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। जब परागनली बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसे प्रोगेमी कहते हैं। यह सर्वाधिक सामान्य विधि है जिसके माध्यम से माइक्रोपाइल से होकर परागनली बीजांड में प्रवेश करती है। दूसरी विधि है चैलेजोगैमी या निभागी प्रवेश। जब परागनली निभाग या चैलेजा द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे चैलेजोगैमी कहते हैं, जैसे काजुराना पौधे में। थर्ड है मीजोगैमी मध्य प्रवेश। जब परागनली बीजांड के अध्यावरण या इंडुगमेंट से प्रवेश करती है
तो इसे मीजोगैमी कहते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में। अतः परागनलिका का बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश होता है। फर्स्ट, माइक्रोपाइल की ओर से होने वाले को प्रोगैमी, चैलेजल एंड से होने वाले को चैलेजोगैमी और इंटुगमेंट्स या अध्यावरण की ओर से प्रवेश करने को मीजोगैमी कहते हैं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश। परागनली बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात बीजांडकाय या न्यूक्लियस को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंच जाती है। परागनली का अंतिम सिरा अंड उपकरण एग apparatus में एक सहायक कोशिका सिनर्जिड्स और अंड कोशिका एग सेल के बीच से होकर यह सहायक कोशिका को भेदती हुई भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। परागण के पश्चात निषेचन, पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। नर व मादा इकाइयों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर गैमेट्स कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ओव्यूल ओवरी के अंदर स्थित होते हैं। परागण क्रिया के बाद परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स, नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। निम्न 3 विधियों द्वारा नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं। पहली विधि में परागनली के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद इसके अग्र सिरे पर 2 छिद्र बन जाते हैं, जिनसे होकर दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरी विधि में परागनली अगले सिरे से विघटित हो जाती है, बस्ट हो जाती है, फट जाती है और वहाँ से दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। तीसरी विधि में कभी कभी परागनलिका अग्र छोर पर जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसका एक सिरा एग apparatus की ओर और दूसरा सिरा सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर चला जाता है और अंतिम छोर पर जाकर विघटित हो जाती है, जिससे दोनों नर युग्मक दोनों जगह स्वतंत्र हो जाते हैं। निषेचन क्रिया, आवृत्तिबीजी पौधों में निषेचन 2 बार होता है। प्रथम को सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। भ्रूणकोश में स्वतंत्र होने के पश्चात नर युग्मक मेल गैमीट जब अंड कोशिका या मादा युग्मक एग सेल या फीमेल गैमीट से संयोजन करता है तो एक युग्मनज या जायगोट बनता है। इसे सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस क्रिया को संयुग्मन या साइनगैमी कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है, अर्थात प्रथम नर युग्मक जब अंड कोशिका से मिलता है तो युग्मनज या जायगोट बनता है। इसे सत्य निषेचन कहते हैं। इसके द्वारा द्विगुणित जायगोट का विकास होता है। परागनलिका से स्वतंत्र हुआ दूसरा नर युग्मक सेकेंड मेल गैमेट द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है उसके साथ मिलकर एक त्रिगुणित या ट्रिप्लैट केंद्रक बना लेता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इस क्रिया को त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस प्रकार दोनों युग्मक फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। इसे द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। संयुग्मन से बना युग्मनज, साइनगैमी से बना जायगोट बाद में भ्रूण का निर्माण करता है, जबकि त्रिसमेकन से बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है जो भ्रूण के डेवलपमेंट या विकास में पोषण का कार्य करता है। चित्र के माध्यम से द्वितीयक निषेचन को समझेंगे। परागनलिका अंडकोशिका के बगल से प्रवेश करती है और अंदर जाकर दोनों नर युग्मकों को स्वतंत्र कर देती है।
प्रथम नरयुग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है और सेकेंड न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस को निषेचन करता है। इस प्रकार निषेचन 2 बार होता है, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पराग कणों को स्वतंत्र करने के बाद पॉलन ट्यूब या पराग नलिका विघटित हो जाती है। आवृत्तिबीजी पौधों में द्विनिषेचन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन का वर्णन सर्वप्रथम वैज्ञानिक नवासीन ने सन 1898 में लिलियम व फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में किया था। बाद में ज्ञात हुआ कि यह एंजियोस्पर्म का एक विशेष लक्षण है, अर्थात सभी आवृत्तिबीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जायगोट द्वारा एम्ब्रियो बनता है। जायगोट एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जबकि भ्रूणपोष केंद्रक से इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिसमें भोजन संचित रहता है। यह भोजन बीज के अंकुरण के समय भ्रूण का उचित परिवर्धन, उचित डेवलपमेंट करता है तथा अच्छे स्वस्थ बीज के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है।